जय हिंद दोस्तों। आज हम 13 सितंबर 2024 के विजनर्स न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसके आंसर्स हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। एंड वीडियो लेट आ रही है इसलिए माफ़ करना। चलिए आगे से मैं कोशिश करूँगा कि 12 बजे से पहले ही आपको ये वीडियो मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले देखते हैं, लाइन वाइज नहीं देखते हैं। ये देख लीजिए, कैबिनेट अप्रूव्स 5 लाख हेल्थ केयर कवर फॉर सीनियर सिटीजन्स। ऑलरेडी देखो आयुष्मान भारत योजना चल रही है, वहाँ के अंदर पूरी फैमिली को हेल्थ कवर मिलता है कि कुछ भी बीमारी हो जाती है वो फ्री में कवर हो जाएगी, ठीक है। उसी को ही हमने एक्सटेंड कर दिया है, जो इनकी एज 70 अबव होगी वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम भाई 6 करोड़ से ज़्यादा सीनियर सिटीजन को इनके अंदर इंक्लूड कर पाएँ। ओके, आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिनकी एज 70 से अबव होगी वो सीनियर सिटीजन में काउंट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। ये एक MCQ बन सकता है, ठीक है, कि आपको बता देगी भाई 8 लाख से कम इनकम होगी वही इनके अंदर इंक्लूड होगा, नहीं, रिगार्डलेस ऑफ इनकम। फिर बेनिफिट ऑफर क्या होंगे, तो पूरी फैमिली को उनकी 5 लाख तक का एनुअल कवर मिलेगा। साथ ही साथ जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पहले से ही जन आरोग्य योजना के अंदर आयुष्मान भारत का, उसको एडिशनल 5 लाख रुपये एनुअली मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग उनके कवर का पार्ट है। फिर ईज़ ऑफ एक्सेस में अलग से आपको एक कार्ड मिलेगा, डिस्टिंक्ट कार्ड मिलेगा, जिसको आप वो कैशलेस के जैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑलरेडी समझ लीजिए कोई सीनियर सिटीजन दूसरी कोई हेल्थ स्कीम्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसका बेनिफिशियरी है, तो वो चूज़ कर सकते हैं कि मुझे भाई ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर रहना है या फिर दूसरे के अंदर रहना है, ठीक है। ये देख लें, मैं चूज़ एक्सिस्टिंग स्कीम और ABPMJ। ओके, फिर अगर वो हेल्थ प्राइवेट कोई हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के एलिजिबल हैं तो भी वो चल जाता है, ठीक है, वो जन आरोग्य योजना के अंदर एलिजिबल होंगे ही होंगे। ओके, इनसे MCQ क्या क्या बन सकते हैं, पहले एज का, फिर इनकम का क्राइटेरिया, फिर कितने लाख तक का कवर आता है, फिर एडिशनल कवर कितने लाख तक का है। ये सब नॉर्मल बात है जो आपको याद रखनी है। फिर आपको ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि ऑलरेडी अगर वो कोई दूसरे इंश्योरेंस के अंदर है तो इसका पार्ट नहीं बनते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, वो बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना है क्या, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर स्कीम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर आयुष्मान भारत मिशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आयुष्मान भारत मिशन। इसके अंदर 12 करोड़ फैमिलीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उनका एजेंडा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम प्रोवाइड करें, सबको ये प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। इसमें आपको 5 लाख तक का कवर मिलता है पर फैमिली पर ईयर। ओके, इसमें हम टर्शरी एंड सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल केयर को कवर करते हैं। ये हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो उनके 3 दिन पहले से लेकर के हॉस्पिटल से आप रिलीज़ होते हो उसके 15 दिन तक आपके जितने भी खर्चे होते हैं इंक्लूडिंग मेडिसिन उसको कवर करता है, ठीक है। प्री टू पोस्ट हॉस्पिटल, ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड अश्योरेंस स्कीम है। ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा है। इवन मेरे ही कुछ पहचान में है, उन्होंने हार्ट की सर्जरी, फिर कुछ प्रोस्टेट की सर्जरी, मतलब 3-4 लाख की सर्जरी पूरी तरीके से फ्री में करवाई है। सो इट इज़ ग्रेट। अदर स्कीम क्या क्या चल रही है सीनियर सिटीजन्स के लिए, आपको याद रखना है। अटल वयो अभ्योदय योजना, ये सीनियर सिटीजन की लाइफ को इम्प्रूव करने की बात करता है, क्वालिटी लाइफ देने की बात करता है। फिर सेज स्कीम, सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसमें हम जो भी सीनियर सिटीजन यूज़ करते हैं वैसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंसेंटिवाइज करते हैं और प्रमोट करते हैं। एंड फिर लास्ट में है सेक्रेट, ये भी मस्त है। सेक्रेट में क्या है कि भाई सीनियर सिटीजन कोई काम करना चाहता है तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट्स इट। तो देखो टोटल आपकी 4 हो जाएगी, एक तो ये 3 और तीसरा चौथा ये जो आयुष्मान भारत वाला आ गया ऐड हो गया है वो भी आपका होगा, ठीक है। अभी आप जो भी कोई सीनियर सिटीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इवन ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर हेल्थ केयर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इधर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, ये वाला प्रिवेंटिव डिटेंशन। सबसे पहले भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है, देखो जैसा नाम वो है वैसी तरह से। देखो नाम में क्या है, प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब भाई बचा लेना और न होने देना। डिटेंशन मतलब पकड़ लेना। तो कोई गुनाह होने से पहले ही अगर हम किसी को पकड़ लेते हैं तो वो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि गुनाह होने ही नहीं दिया, ठीक है, प्रिवेंट कर लिया, ठीक है।
उसके बारे में देख लो थोड़ा सा। तो भाई अलाउज अथॉरिटी टू डिटेन इंडिविजुअल फॉर प्रिवेंटिव रीजंस सच एज पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। ओके, इसमें कैसे लोग आएंगे, समझ लीजिए कि कोई ऑलरेडी क्रिमिनल है, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और समझ लीजिए इलेक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले इसको पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिमिनल तो था ही। हो सकता है वो इस इलेक्शन में कुछ और कर दे, तो उससे पहले उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ लिया जाता है। हमारे एक रिलेटिव ऑफिसर तो आए दिन किसी ना किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ते हैं जब इलेक्शन होता है, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि दे आर मोस्ट लाइकली टू disrupt the social order during critical times. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टन सेफ गार्ड भी है। भाई कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है अनलेस एडवाइजरी बोर्ड होगा वो अप्रूव ना कर दे। अभी ये एडवाइजरी बोर्ड में कौन होता है भाई, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, आपके पॉलिटी में जो आर्टिकल 22 आएगा वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। इस 3 महीने को 2 महीने भी करने की बात की है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है। फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का ग्राउंड है कि आपको क्यों पकड़ा गया है वो जल्द से जल्द बता देना है भाई बंदे को, और फिर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है कि आपको रिप्रेजेंट करवा पाएँ हम। ओके, अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन करवाना है टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट, ठीक है। चलिए, कौन कौन से एक्ट के अंदर इनको पकड़ा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, फिर कॉफेपोसा कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का प्रिवेंशन स्मगलिंग एक्टिविटीज़, एंड PMB सेका, इसमें हम ब्लैक मार्केटिंग मेंटेनेंस सप्लाई एसेंशियल कमोडिटीज़ को देखते हैं। एक और भी है NDPS, इसके अंदर भी पकड़ा जाता है। इस NDPS एक्ट के अंदर आपको पता है वो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था, ठीक है ना, वो सब प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट है। चलिए, NDPS एक्ट 1985। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाँ जी भाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होता है उनके लिए और ज़्यादा हमने बजट सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है, रिलीज़ किया है, उसके रिलेटेड न्यूज़ है, देख लीजिए। ये जो भी स्कीम हमारी चल रही थी उसमें हमने और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है। तो देखो, हाइड्रो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, जो भी पानी आता होता है, समझ लीजिए पानी आ रहा है, इस बहते हुए पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। समझ लीजिए कि ये हम चक्कर ऐसे रख दें और फिर पानी आएगा और इस चक्कर को घुमाता जाएगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। फिर पंप स्टोरेज होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक लोअर ब्रिगेड बना लेते हैं, रिजर्वायर बना लेते हैं, और पानी अंदर बह रहा है, ये समझ लीजिए, ये मैंने इधर बना दिया, इसको समझ लीजिए कि यहाँ से पानी आएगा और जो यहाँ से जो चक्कर है ना उसको वो घुमाएगा। ये चक्कर इधर कनेक्टेड होगा ग्रिड के साथ, जो बैटरी स्टोरेज होगा उसके साथ, और यहाँ पे हमने रिजर्वायर बना दिया है, यहाँ पे ये पानी स्टोर कर लेगा। दैट्स इट, ठीक है। अभी होता क्या है समझ लीजिए, इसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। हमने समझ लीजिए कि पूरे दिन ये चक्कर घुमा और 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बना ली, और कायदे से 10 की ज़रूरत तो है नहीं, बैटरी में एक्सेस पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ये पानी, जो पानी हमारा नीचे आ गया ना, उसको हम वापस ऊपर भेज देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वापस ऊपर पानी चला गया, ये मोटर के थ्रू भेजेंगे वापस ऊपर। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तो अगर पानी ऊपर होगा तो हम उसको नीचे लेके आ पाएंगे ना, और पानी ऊपर का नीचे आएगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पे पानी हमने ले लिया इससे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं। तो जब हमारा यूजेज नहीं होता है ना, तब हम इधर के पानी को वरी ऊपर जाने देते हैं, क्योंकि जब अगर काम लेना हो तो अगेन उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए। समझ गए होगे, राइट। इन शॉर्ट, पानी का हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देना है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, एक बार नीचे आ गया तो आ गया, बट अगर ज़्यादा ज़रूरत है, आज के दिन समझ लीजिए 10 लीटर इधर आ गया था और ज़रूरत उतनी थी नहीं, तो हमने वरी से ऊपर भेज दिया, जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी तब नीचे लेंगे। ओके, ठीक है, समझ गए तो फाइन, नहीं समझे तो इट इज़ फाइन। चलिए, स्कीम में क्या क्या हमने चेंजेस किए हैं भाई। तो भाई सबसे पहले तो पैसा बढ़ा दिया, टोटल आउटले अप्रॉक्सीमेटली 12,500 करोड़ कर दिया, और हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी वो अबाउट 31,000 करोड़ का हमारा है। हमारी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 25 से लेकर 31-32 तक हम करेंगे। स्कीम को एक्सपेंड कर दिया है हमने, रोपवे, रेलवे साइडिंग, ट्रांसमिशन लाइन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड ब्रिजेस सबको काउंट कर रहे हैं। फिर एलिजिबिलिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 25 से बड़े हैं,
वो होता है, और साथ ही साथ ऑल पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये पंप स्टोरेज ही मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था ये वही है, ठीक है। अदर्स मेजर्स क्या क्या है, तो भाई लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डिक्लेयर कर दिया एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि 25 मेगावाट से ज़्यादा है। इवन हमने ग्लासगो 21 में जब हमारे टारगेट्स बताए थे पंचामृत, ठीक है, जो नेशनल रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन है कि भाई हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, उससे पहले जो हाइड्रो पावर होता था ना, वो रिन्यूएबल नहीं होता था, बट उधर जाने से पहले ही हमने इसको पहले रिन्यूएबल बताया ताकि हमारा टारगेट मैट करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। फिर हाइड्रो पावर परचेस ऑब्लिगेशन रखे कि भाई कोई भी एंटिटी है उसको इतना तो हाइड्रो पावर रखना ही पड़ेगा, इतना यूज़ करना ही पड़ेगा इसको। फिर टैरिफ को रेशनलाइज किया और बजटरी सपोर्ट को और बढ़ा दिया फॉर फ्लड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, येस यू नो दैट। जियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स है, अभी हिमालयन रीजन में आप अगर वहाँ पे बड़े देखो, उसी रीजन में बड़ी बड़ी रिवर है और उस जगह पे आप बना रहे हो तो कितना बनाना हार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि टेरेन इतना हार्ड है उधर का, और गलती से कुछ हो गया तो लैंडस्लाइड हो जाती है, एवलांचेस हो सकते हैं। फिर पावर इवैक्यूएशन इश्यूज है हमारे पास, क्योंकि जो हाइड्रो पावर बने होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो एकदम रिमोट एरिया में बने होते हैं, उधर से लेकर एक्चुअल सिटी तक पावर लाना वो भी दिक्कत की बात है। और फिर सोशल इश्यूज भी है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन करना, रिहेबिलिटेशन करना जो उधर रह रहे हैं ऑलरेडी, उन सब का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये सिविल एविएशन का दिखता है। और उससे पहले यार माफ़ करना, एक मेरे से छोटी सी इन्फो छूट गई यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बताने में। ये जसीरा शाहजी एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 2024, इसको आपको याद भी रखना है भाई। बस इस केस में वही बोला था कि जिसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ते हो ना, उसके पास भी राइट है अपने आप को रिप्रेजेंट होने का, करने का, ठीक है। मतलब आपको इन शॉर्ट रिप्रेजेंट करना है उसको कोर्ट के सामने, रिप्रेजेंट, दैट्स इट, यही था, ठीक है। और आप समझ लीजिए इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हो, देन इट इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और क्लॉज 5 क्या बात करता है कि भाई जो भी डिटेन्यू है उसके पास भी कुछ राइट्स हैं, जैसे कि भाई उनको इन्फॉर्म कर देना कि आपको क्यों पकड़ा गया है, और जितना जल्दी हो सके अपने आप को रिप्रेजेंट करने का टू द कोर्ट। ये मैं यार हल्का सा बताना भूल गया, माफ़ करना, ठीक है। चलिए सिविल एविएशन का हम जो देख लेते हैं वो देख लीजिए। अभी भाई थोड़े टाइम पहले एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी सिविल एविएशन के बारे में, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है दिल्ली डिक्लेरेशन को, बस यही न्यूज़ में था, ठीक है। अभी एशिया पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ऑन सिविल एविएशन, इसको किसने बनाया था, तो 80 ईयर्स ऑफ इसको बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड ये सेलिब्रेट कर रहे थे 80 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। ये इन शॉर्ट एशिया पैसिफिक की ग्रुपिंग है, ओके। चलिए दिल्ली डिक्लेरेशन देखो ऑन टेररिज्म भी है, फिर ऑन एआई भी हम बात करते हैं, और ये है वो सिविल एविएशन की है। क्या बोला है भाई इन शॉर्ट, तो हमें भाई स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम लाने हैं, सीमलेस एयर नेविगेशन हो वैसा काम करना है, एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की चीज़ों को देखना है, ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी प्लान आप बनाइए उसके लिए। फिर जेंडर इक्वालिटी को भी देखो, स्ट्रेंथन कीजिए कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे ज़्यादा हो। एविएशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लेके आइए ताकि आपका जो इमिशन हो रहा है वो भी कम हो और उसके लिए एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम पड़े। और फिर रेटिफिकेशन कीजिए इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़ का। इसके लिए एक कन्वेंशन भी चलता है, शिकागो कन्वेंशन। फिर सिविल सेक्टर इंडिया के बारे में देख, ये नॉर्मल बात है, ठीक है ना, आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा पर्टिकुलरली। ये कोई भी सेक्टर के बारे में पूछता है ना, आपको यही चीज़ें लिखनी है कि हाँ भाई इक्वलिटी लेके आइए, भाई एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कोलैब कीजिए या फिर उसको रेटिफाई कीजिए। ये सब जनरल पॉइंट होते हैं। आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको तुरंत ये क्लिक होते रहेंगे, क्योंकि अगर आप उधर सोचने रहे जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो लिया काम, आपकी 1 मिनट भी आपका एक आंसर छोड़ के देगी। चलिए सिविल एविएशन सेक्टर इंडिया भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सेगमेंट है हमारा। 800 से ज़्यादा हमारे पास एयरक्राफ्ट है और 157 जितने एयरपोर्ट्स हैं। जेंडर इक्वालिटी का हम देखें तो भाई 15% जितनी पायलट है वो वुमन है, जबकि ग्लोबल एवरेज है वो 5 है।
तो यहाँ पे हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर सिविल एविएशन सेक्टर के लिए हम कुछ स्कीम भी लेके आ रहे हैं, जैसे कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, ये हमने करंट अफेयर में कवर कर लिया था। फिर डिजी यात्रा स्कीम, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, ग्रीनफील्ड में यही है कि भाई कार्बन न्यूट्रलिटी हो, कार्बन का इमिशन कम हो। अब ये देखते हैं, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा ना कि भाई इसके 80 ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वाले, तो क्या है ये भाई? तो इसको इस्टेब्लिश किया था 1944 में। और किसके बेस पे इस्टेब्लिश किया था? तो शिकागो कन्वेंशन, मैंने ऊपर भी बताया। एंड इट इज़ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये एमसीक्यू में कुछ बार पूछा जा सकता है कि भाई ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है या नहीं है। इंडिया इसका मेंबर है, 193 दूसरी कंट्रीज़ भी है। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन फोकस क्या है? तो सस्टेनेबल ग्रोथ करना है ग्लोबल सिविल एविएशन के अंदर। मिशन क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना, कॉम्प्लेक्स ऑडिट कॉपरेशन सबके साथ। ओके, नॉर्मल बात। की एग्रीमेंट क्या, फिर इनिशिएटिव क्या क्या हमने लिए हैं? तो कार्बन को ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम लेके आए हैं, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम में लेके आए हैं। एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन गोल भी हमने बनाए हैं। नॉर्मल बात है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये केस आप याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अभी ऊपर की है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया है ये। हाँ, नीति आयोग रिलीजेस एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। देखो, कोविड-19 आया था, तब हमें सब पता चल गया कि कैसे हम काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ सेक्टर के ऊपर। तो इसीलिए हम रेडी हो रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ पेंडेमिक आता है तो हम क्या कर पाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नीति आयोग है उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया है और एम्फेसिस किया है वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर। हमने कल ही इसकी बात की, वन हेल्थ अप्रोच की। साथ ही साथ एड्रेस करना है हमें जूनोटिक डिजीज़ को। ओके, सबसे पहले वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है? तो जिसके अंदर हम ह्यूमन, एनिमल एज वेल एज एनवायरमेंट तीनों को इंटीग्रेट वे में कंजर्व करते हैं, बचा के रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। क्योंकि भाई एनवायरनमेंट ठीक रहेगा तो एनिमल ठीक रहेंगे, एनिमल ठीक रहेंगे तो ह्यूमन ठीक रहेंगे। इस चेन में से कोई भी एक चीज़ बिगड़ती है ना, तो दूसरी भी बिगड़ जाती है। इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जूनोटिक डिजीज़ के ऊपर, जूनोटिक डिजीज़ मतलब ऐसे डिजीज़ जो कि एनिमल के थ्रू हमारे में आ रहे हैं। कोविड-19 जैसे बैट के थ्रू आया था, यही मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था। चलिए, इश्यूज़ क्या क्या थे भाई कोविड-19 के दौरान में, क्या पता चल गया? तो जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल प्रोविजंस है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, वो पब्लिक 100% सूटेबल नहीं है पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए। फिर सर्वेलेंस एंड डेटा मैनेजमेंट में हमें पता चला कि ये वेल इंटीग्रेटेड है ही नहीं, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में हमें देरी हो रही है। और रिसर्च एंड इनोवेशन की जो बॉडीज़ काम कर रही हैं वो इंडस्ट्री के साथ वेल कनेक्टेड नहीं है। तो होता क्या है कि रिसर्च तो हमने कोई कर ली, बट उसका डेवलपमेंट और डिले हो जाता है। तो ये सब हमें एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं रिकमेंडेशन क्या क्या बोलती है। रिकमेंडेशन बाद में देखिए। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, हम कैसे एपिडेमिक या फिर पेंडेमिक को मैनेज करते हैं। और सबसे पहले भाई ये भी देख लीजिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। तो भाई जो एपिडेमिक होता है ना, एक सेकंड ना, एपिडेमिक होता है, ये समझ लीजिए इंडिया है, तो एक छोटे से कोई पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक कंट्री में हो सकता है, स्पेसिफिक स्टेट के अंदर हो सकता है। तो ये हो गया एपिडेमिक। और जो एपिडेमिक होता है वो कंट्रोल भी हो सकता है, और वो कंपेयर टू पेंडेमिक कम फैलता है। जबकि हम पेंडेमिक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलता है। ये मोर देन वन स्पेसिफिक एरिया में देखने को मिलता है, बहुत सारे स्टेट में हो गया और दूसरी कंट्रीज़ में भी इतनी जल्दी से फैल रहा है, और इसको कंटेन करना भी बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट एपिडेमिक है वो बच्चा है, पेंडेमिक है उसका बाप है, ठीक है। चलिए, पब्लिक हेल्थ, इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों के लिए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, वो एंट्री 6 के अंदर हमने स्टेट में दे दिया है। जो हमने 7th शेड्यूल है हमारा, 7th शेड्यूल के अंदर पर्टिकुलरली मेंशन है किसका क्या सब्जेक्ट है, किसको क्या काम करना है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। देन कंकरेंट लिस्ट है, उसके अंदर इन्फेक्शियस एंड कॉन्टाजियस डिजीजेज है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैल सकते हैं, उसको हमने कंकरेंट लिस्ट में रखा है, क्योंकि उसको स्टेट एज वेल एज सेंटर को भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दूसरे स्टेट में भी फैल रहे हैं।
फिर हम इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन भी लेके आए हमारे अंदर। फिर हमारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 ऑलरेडी काम कर रहा है, और हम बनाए हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ओके, तो ये जनरल फ्रेमवर्क है, हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। दूसरे इनिशिएटिव अलग अलग है, जो टेक्नोलॉजी हो वो कुछ भी हो, बट ये हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। चलिए, अब इसमें हम और रिकमेंडेशन क्या बोले हैं कि इसको क्या क्या सुधारना है। तो सबसे पहले हमें इनेक्ट करना है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट, कि भाई ड्यूरिंग इमरजेंसी आप कैसे काम करोगे। फिर एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज रखना है जो कि पर्टिकुलरली काम करेंगे पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। इसको चेयर कौन करेगा, तो कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सब रिकमेंडेशंस है, हाँ, तो इतना रट्टाबाजी मत करना। फिर सेटिंग अप करना है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, किसके इधर से पैसा निकाल लेना। फिर डेटा मैनेजमेंट करना है, इंटीग्रेटेड रोबस्ट सर्वेलेंस करना है, सॉलिड मॉडलिंग और फॉरकास्टिंग का नेटवर्क बनाना है कि आपको पता चले कि हाँ भाई ये डिजीज़ आ सकता है। इवन अभी ही देख लीजिए, जो एमपॉक्स फैलने लगा, तो ऑलरेडी सेंटर ने सारे स्टेट को एडवाइजरी बता दी कि अगर ये और फैलेगा तो हमें क्या करना है। उसके लिए एक फ़ंड हमने अलग से निकाल लिया कि भाई एमपॉक्स के सामने ऐसे लड़ेंगे। तो ये सब दिखाता है कि हाँ, गवर्नमेंट ऐसे काम करती है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन हम लेके आएंगे, ताकि टेक्नोलॉजी ऐसी हम बनाएं कि वैक्सीन जल्दी से डेवलप हो जाए, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे ताकि जो भी हमारे गैप हैं उसको हम एड्रेस कर दें, कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो हम कवर कर लें। ओके, जनरल थी, आपको इसमें याद क्या रखना है, ये वाला पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, चलिए, फिर कोई बड़ी न्यूज़ रह नहीं रही, राइट, यस, नहीं रही, यही फर्स्ट है, और फर्स्ट सबसे बेकार है। देख लीजिए क्या है, बेकार तो नहीं, काम की है, बट कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट है। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उनके सेक्रेटरी ने बता दिया है कि हमें क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए पैनल बना दी है। सबसे पहले ये कौन सा मिनरल है, तो देखो नाम से पता चल रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल। हम क्या कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की ओर जाना है, बैटरी ईवी यूज़ करना है, हाइब्रिड यूज़ करना है। तो इनके लिए जो जो भी मिनरल हमें ज़रूरी है, उस मिनरल को हम बोलेंगे क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल। दैट्स इट। तो देख लीजिए, मिनरल्स दैट आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी। यस, इसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल भी आ जाते हैं, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेनाइट, कैडमियम, सेलेडियम। ओके, अभी रेयर अर्थ मिनरल क्या होता है भाई, तो देखो नाम जैसा है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। रेयर अर्थ बहुत ही अबेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उनको निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत दिक्कत वाला होता है, इसलिए रेयर है। मतलब है तो बहुत, बट उसका यूटिलाइजेशन बहुत हार्ड है, उसको हम निकाल नहीं पाते इतना ईजीली, दैट्स वाई इट इज़ रेयर, ठीक है। और ऐसा हम बोल रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल, उनकी डिमांड 2030 तक ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि एवरी स्टेट इज वर्किंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। सो एवरीवन नीड्स दैट, सो डेफिनेटली डिमांड इज गोइंग टू बी राइज। ओके, रिपोर्ट क्या बता रहा है भाई, रिपोर्ट में बोला है कि भाई हमारे 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमने बताए हैं, और 5 एक्शनेबल रिकमेंडेशन भी है कि ऐसे आप काम कीजिएगा। एक्शनेबल रिकमेंडेशन सबसे पहले देख लेते हैं, जो 5 है, कि भाई हाई लेवल एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बनाइए, जो कि आपको बताएगा कैसे काम करना है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करो, वैल्यू एडिशन कैसे करो। फिर ग्लोबल ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क लेके आइए मिनरल वैल्यू चेन के अंदर। फिर ग्लोबल माइनिंग लेगेसी फंड बनाइए आप, जो कि फाइनेंशियल एश्योरेंस आपको देगा। फिर एम्पावर कीजिए माइनर्स को, जो माइनिंग कर रहे हैं उसको, कि वो रिस्पॉन्सिबल माइनिंग करे। और फिर मटेरियल की एफिशिएंसी और सर्कुलरिटी को और बढ़ाइए, ताकि जो कंजप्शन है वो बैलेंस रहे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एज मच एज लोअर रहे। नॉर्मल बात है, ठीक है। आप यही बातों को दूसरे सब में भी लिख सकते हो कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। समझ लीजिए, मैं आपको बताया हो कि कैसे हम माइनिंग को अच्छा कर सकते हैं, तो आप बनाइए कि माइनिंग फ़ंड लेके आइए, माइनर को और रिस्पॉन्सिबल बनाइए, कंजप्शन बैलेंस रखिए और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम रखिए। ये हर जगह पे चलेगा, हर जगह पे। 7 प्रिंसिपल्स भी बताएं जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो भाई ह्यूमन राइट्स को हमें देखना है, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आपको काम आएंगे GS4 में, ठीक है। आप कोई और भी चीज़ लिख रहे हो ना, तो वहाँ पे आप ऐसे प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स हमें देखना है, वो कोर वैल्यू रहनी चाहिए। फिर इंटीग्रिटी के साथ काम करना है। व्हाट इज़ इंटीग्रिटी? सो यू कैन से दैट इंटीग्रिटी इज़
डूइंग राइट थिंग इवन वेन नो वन इज वॉचिंग यू, या फिर बीइंग ऑनेस्ट थ्रू आउट द टाइम एंड स्पेस। इन शॉर्ट मतलब यही है इंटीग्रिटी का, कि आप ऑनेस्ट रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए, इवन वेन कोई आपको देख भी नहीं रहा या फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आप सेल्फ ऑनेस्ट हो, तो वो इंटीग्रिटी है। ये पार्ट है हाँ GS4 का पूरा एक टॉपिक है, जस्टिस इक्विटी ये सब टॉपिक का पार्ट है। फिर जस्टिस और इक्विटी के अंदर आप काम करोगे। फिर बेनिफिट शेयरिंग, वैल्यू एडिशन, रिस्पॉन्सिबल एंड फेयर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस होगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एंटी करप्शन मेजर्स आपको लेने हैं। फिर मल्टीलेटरल इंटरनेशनल कॉपरेशन आपको बनाना है। ओके, ये सब नॉर्मल प्रिंसिपल है, अब दूसरी का भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हमें याद क्या रखना है, क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। चलिए अभी शॉर्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं। बड़ी न्यूज़ वैसे बहुत अच्छी नहीं थी बट काम की थी। चलिए फिर है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखो नाम से ही पता चलता है वर्टिकल लॉन्च, वर्टिकल मतलब वर्टिकल जो ऐसे ऊपर जा रहा हो वो वर्टिकल होता है। तो डेफिनेटली अगर ऊपर तरफ जा रहा है तो सरफेस से इसे छोड़ा जाता है। सरफेस समझ लीजिए कि यहाँ से इसे छोड़ा जा रहा है, यहाँ से छोड़ा गया। और जो एयर थ्रेट होगा, समझ लीजिए किसी देश ने हमारे ऊपर यहाँ से मिसाइल छोड़ी होगी, तो ये उस मिसाइल को हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देगा। सामने सामने टकराएंगे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो VLCRM का काम क्या है, तो ऑल वेदर कैपेबिलिटी ये रखता है। इंडियन नेवी इसको यूज़ करती है। ये शिप बॉर्न मतलब शिप से ये छोड़ा जाता है। अब देखना, मैंने इसका वीडियो भी देखा हुआ है, अच्छा है। और ये क्या करेगा, तो एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, इंक्लूडिंग स्की स्कीमर्स टारगेट। फीचर क्या क्या है इसको, तो ये इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है और बनाया है इसको DRDO ने। ओके, हो गया, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है कि इसका मेन काम क्या है, सरफेस टू एयर जाता है और एयर टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। किसने बनाया, तो DRDO ने, ठीक है। फिर है बायो डिकम्पोजर। देखो डिकम्पोजर क्या होता है, तो जो भी कोई चीज़ को डिकम्पोज कर दे, मतलब एकदम सड़ा दे, ख़त्म कर दे, वो डिकम्पोजर, ठीक है ना। अभी बायो डिकम्पोजर क्या होगा, तो जिसके अंदर कुछ हम बायो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे वो बायो डिकम्पोजर होगा। सेम देख लीजिए डेफिनेशन। सो बायो डिकम्पोजर इज माइक्रोबियल लिक्विड स्प्रे। इसके अंदर हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फंगल स्पीशीज़, जो फंजाई होती है ना हमारी, फंगस लग जाती है, तो वैसी स्पीशीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी इस स्प्रे को, इसके अंदर स्प्रे के अंदर फंगीज है, इस स्प्रे को हम जो भी अपने रेसिड्यू होंगे उसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। जैसे कि भाई वेजिटेबल वेस्ट हो गया, फ्रूट वेस्ट हो गया, फ्लावर वेस्ट, कुछ भी है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, तो वो जो भी वेस्ट है ना वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है भाई, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एग्री रेसिड्यू आपका जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और इसको आप बायोमास की तरह भी यूज़ कर पाओगे। यस, किसने ये बना है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAI RI, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने ही बोला था कि भाई आप स्प्रे कीजिए बायो डिकम्पोजर को जो भी आपका फार्म लैंड है उसके ऊपर, ठीक है। स्टबल बर्निंग मत कीजिए। देखो स्टबल बर्निंग क्यों मना कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग जब हम करते हैं ना, दिल्ली में हम स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, ऑलरेडी दिल्ली इतना पॉल्यूटेड है, ऊपर से स्टबल बर्निंग कर तो उसका भी धुआं ऐड हो जाता है, तो स्मॉग बन जाता है। मतलब आपको पता ही है दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो और ख़राब कर देता है, इसलिए मना करते हैं स्टबल बर्निंग मत कीजिए, बायोडिकम्पोजर का यूज़ कर लीजिएगा। फिर है स्टेट फाइनेंस कमीशन भाई। अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन तो नेशनल हमारा जो सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन चलता है, उसका काम क्या होता है कि सेंटर स्टेट को कितना पैसा बांटेगा वो चेक करना है। तो स्टेट क्या करेगा, उसके डाउन जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलता है कि पंचायत और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसको आपको कितना पैसा देना है, दैट्स इट। स्टेट समझ लीजिए 10 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये कमा रहा है, तो बोलेगा कि इस पंचायत को आप 5 रुपये दे दीजिए, इस पंचायत को 3 रुपये, इस पंचायत को 10 रुपये, ऐसे। तो इन शॉर्ट पंचायत को बोलता है कि आपको कितना पैसा कहाँ पे बांटना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन यही बताता है स्टेट को, दैट्स इट। साथ ही साथ ये बताता है टैक्सेस, ड्यूटीज़, टोल जो भी पंचायत को असाइन किया है वो कितना डिटरमाइन, वो कैसे रहेगा डिटरमाइन वो करते हैं। फिर ग्रांटेड हेड प्रोवाइड करते हैं पंचायत को थ्रू स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, जैसे हमारा सेंटर कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टेट का भी होता है कंसोलिडेटेड फंड,
वहाँ से पंचायत को कोई ग्रांट दे दिया जाए। समझ लीजिए कोई पंचायत में मतलब किसी बाढ़ आ गई थी तो उसका पैसा दे सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो म्यूनसिपालिटी के लिए भी यही रिकमेंडेशन देता है, मैंने आपको बताया ही कि कितना पैसा जाएगा। बस आर्टिकल आप हल्का सा दोनों का याद रख लीजिए कि भाई जो स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होता है मतलब बनाता है, वो गवर्नर बनाते हैं फॉर 5 years अंडर आर्टिकल 243I। ओके, और जो ये म्यूनसिपालिटी को हम देने की बात करते हैं वो होता है 243Y के अंदर, ठीक है। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि जो पंचायत का आर्टिकल मतलब पंचायत के जो आर्टिकल है वो कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। 243 कुछ ABCD है वहाँ से शुरू होता है और कुछ ABCD है वहाँ पे ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कहाँ पे होता है। चलिए ये आपको पता चल गया, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन गवर्नर बनाता है, 5 साल के लिए बनाते हैं, और टैक्सेस ड्यूटीज़ और कितना पैसा जाएगा पंचायत और म्यूनसिपालिटी को यही बताता है। चलिए फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको ये पता ही होगा, बहुत सारी बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। ये कहाँ पे है तो बॉम्बे में, मुंबई में है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। ओके, इनका मेन काम क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज का, तो बॉन्ड, स्टॉक्स, डेरिवेटिव, इन सब का खरीदना बेचना ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखता है, ठीक है। देखो सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ही नहीं है हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज भी है, फिर गैस एक्सचेंज भी है, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। वैसे ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्टॉक, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड सबको ये ट्रेड करता है, आपको पता ही है। इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसका लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप मतलब कितना टोटल पैसा इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसका मेन फीचर, मेन जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 में क्या होता है, जो टॉप 50 जो कंपनी होती है जो इंडेक्स के अंदर, ठीक है, सेक्टर की, उसको इसके अंदर डाला जाता है। हर एक सेक्टर की किसके अंदर कंपनी होती है, जो टॉप 50 होगी ना कंपनी जो लिस्टेड है NSE के अंदर, उसको हम निफ्टी 50 बोलेंगे। ओके डन, हो गया। चलिए फिर है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ये जो नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया है उनका पहले नाम था हमारा, मतलब ये बहुत पुरानी बॉडी है, इनका पहले नाम था सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट। 2003 में इसका नाम बदल दिया गया और नेशनल कर दिया गया, सेंट्रल से नेशनल कर दिया हमने। ये रजिस्टर्ड है अंदर एज अ सोसाइटी अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975। मेन इनका काम क्या, ये क्या करते हैं तो भाई इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ई कंटेंट, ऑनलाइन जो कंटेंट होता है वो कहते हैं, क्वेश्चन बुक डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर जो मीडिया डेवलपर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं, और जो भी ऑनलाइन बुक हमारे पास पड़ी हुई है उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू हिंदी या फिर अदर रीजनल लैंग्वेजेस। जनरल इन शॉर्ट इंस्ट्रक्शन मीडिया का काम है, ऑनलाइन जो भी मीडिया है उनको ये सब देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था तो भाई रिसेंटली इन लोगों ने अपनी यूट्यूब चैनल लॉन्च की है ताकि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए ITI स्टूडेंट्स को। दैट्स इट। याद आपको क्या रखना है इसमें से, इतना सा ही, ये सोसाइटी एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंदर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। दैट्स इट। फिर है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, ये फाइनेंस करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। दैट्स इट। ये किसके अंदर बनाया गया था, मतलब इसका एक्ट क्या था, तो इसका एक्ट था नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2021। न्यूज़ में क्यों था तो भाई गवर्नमेंट ने इसको नाफीड को बोल दिया एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। नोटिफाई किया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अब ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट जिसकी हिस्सेदारी शेयर कैपिटल जिसका मोर देन 51% या फिर एटलीस्ट 50% सेंटर या फिर स्टेट का हो, वही एज ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सकती है, क्योंकि वरना तो वो प्राइवेट हो जाएगी ना, तो 51% तो होना ही चाहिए। बस याद क्या रखना है, ये नोटिफाई हुए अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और इसको बनाया गया था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2021। मेन इसका काम क्या है तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। दैट्स इट, ठीक है। चलिए फिर है रंगीन मछली ऐप। देखो ये मस्त ऐप है, आपने फ़िश बहुत सी देखी होगी, ठीक है ना, ये लाल पीली। बस ये ऐप क्या करता है कि आप बस फ़िश को उसको दिखाइए, वो आपको उस फिश के बारे में मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, कि हिंदी, इंग्लिश भाषा, अलग अलग भाषा में प्रोवाइड करेगा। 8 इंडियन लैंग्वेज है इसके अंदर, वो 8 इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा। और किसके लिए, तो ऑर्नामेंटल फ़िश स्पीसीज़ के लिए। ऑर्नामेंटल फ़िश स्पीसीज़ कौन सी,
तो जो अच्छी दिखने में है, कलरफुल दिखती है, वैसी स्पीशीज़, ठीक है। कौन कौन सी आती है? तो लॉचिस, इल्स, बार्ब्स, कैटफिश, गोबी, क्लॉफिश। अब जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो इवन मैं भी नहीं जानता ये सब फिशेस के बारे में, अपना नहीं है नॉलेज इतना। बस तो ये आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ नियरली वाइज जो आपके एक्वेरियम शॉप होंगे उनकी भी ये डिटेल बता देगा कि यहाँ पे अगर आपको ये ख़रीदना हो तो। इस तरीके से किसने बनाया है? तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, एक ही बॉडी है, ठीक है। और किसके सपोर्ट में बना है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हमने कल ही इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलिए फिर हमारी न्यूज़ है एक्सरसाइज अल नजफ 5, किसके साथ है? बस वही देखना है आपको। तो इंडिया ओमान के साथ है। ओके, ये बाई इनियल एक्सरसाइज है। बाई इनियल मतलब 2 साल में एक बार ये होती है। और अभी ये हमने कहाँ पे की है एक्सरसाइज? विल टेक प्लेस कहाँ पे होगी ये? तो ये ओमान के अंदर ही होगी, इन सलाला। ओके, लास्ट न्यूज़ हमारी मैक्सिको सिटी के ऊपर, लोकेशन बेस्ड है। ये सब जो मैं PYQ लिखा हूँ ना, उसके टाइप के PYQ आ चुके हैं, इसलिए मैं ये PYQ थीम लिखता हूँ, मतलब उसके टाइप के PYQ आ चुके हैं या फिर उसी से PYQ आ चुका है, बट प्रॉपर डिटेल नहीं है, दैट्स इट। ये जैसे एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज 23 में भी पूछ लिया था, मित्र शक्ति किसके साथ है और कैसे होती है, वैसे पूछा जाता है। चलिए मैक्सिको सिटी देख लेते हैं। आप लोगों को वही सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये वाला ये एंड हम करते हैं तो ये वाला जो रीजन है ये है मैक्सिको, ये फोकस में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकेंड। बाउंड्री किस के साथ लगाता है? तो ऊपर वही USA आता है, फिर साउथ ईस्ट एशिया में ग्वाटेमाला आता है एंड बेलीज़ आता है, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ओके, फिर मैरीटाइम बाउंड्री इसके बाजू में पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यहाँ पे है कैरेबियन सी। ओके, देखो खास कुछ इसमें अंदर है नहीं, बट फिर भी ये भी रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। रिंग ऑफ फायर में बता देता हूँ सिर्फ एक सेकंड। फिर यहाँ पे रिवर कौन सी पड़ती है? तो ग्रैंड एंड कोलोराडो पड़ती है। फिर ये रॉकी माउंटेन रेंज है, पूरे अपना ये नॉर्थ अमेरिका में से माउंटेन रेंज है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें से यहाँ पे भी माउंटेन रेंज आती है जिसको हम बोलते हैं सियरा मिद्रा ऑक्सीडेंटल, दैट्स इट। तो उसका ये पार्ट है, ठीक है। माउंटेन्स भी और वजह पॉपुलर का हटाओ, कुछ कम का नहीं है। बस हाँ, ये आप ध्यान रखना, रॉकीज माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन यहाँ तक होता है और ये रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। रिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको भी, रिंग ऑफ फायर क्या है भाई? तो ये जो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी एक सेकंड, ये वाला हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, और यहाँ पे हमारा पड़ता है ये वाला रशिया वाला एरिया, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया वाला देंगे, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो ये जो बीच वाला एरिया है इंडो पैसिफिक ओशन का पूरा एरिया, इस पूरे पैसिफिक ओशन में यहाँ से लेकर ये जापान बपान ये सब एरिया में हमें वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। पूरी एक वॉल्केनो की चेन देखने को मिलती है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे वॉल्केनो 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 ही है। तो भाई वॉल्केनो क्या है? लावा होता है, फायर जैसा है ना, तो ये पूरी की पूरी रिंग जैसा बन गया है ना, इसीलिए हम इस एरिया को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, दैट्स इट। जियोग्राफी में ये आपको पढ़ने में आता है, ये मैंने बहुत ऊपर से बताया है, आप उसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। जनरल क्या है? तो पैसिफिक ओशन में चेन ऑफ वॉल्केनोज है जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है, दैट्स इट। ये आपके आज के क्वेश्चंस होंगे, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। मेंस के लिए आज कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इतना अच्छा आर्टिकल मेंस के लिए कोई था नहीं जिसके ऊपर आप लिख पाओगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, अब से मैं 12 बजे से पहले अपलोड कर ही दूंगा रात में ही। ये क्या होता है कि कई बार मैं खुद अपना पढ़ता हूँ तो मुझे लेट हो जाता है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, पर माफ़ कीजिएगा, अभी से अपलोड हो जाएगा। सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।